स्वागत है आपका YouTube चैनल रिफ्लेक्टिव गुरु पर। तो अभी हम चैनल पर मोरल डेवलपमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने इसका अर्थ और पियाजे के मोरल डेवलपमेंट पर क्या थॉट्स रहे, क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो सारी चीजें जानी। लेकिन क्या हुआ कि पियाजे ने कुछ थोड़ा बहुत काम करके मोरल डेवलपमेंट की फील्ड में उन्होंने अपनी फील्ड शिफ्ट करके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ओर बढ़ा दी थी। तो इसके बाद कोलबर्ग आए, उन्होंने पियाजे के काम से इंस्पायर होकर, ध्यान रखिए, उन्होंने पियाजे के काम से इंस्पायर होकर ही उसी थ्योरी के बेस पर अपनी एक थ्योरी दी थी। और उन्होंने ये बहुत ही एक डिटेल्ड थ्योरी थी। पियाजे ने तो मोटा मोटा बताकर छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने बचपन से लेकर बड़े होने तक क्या क्या मोरालिटी के अंदर चेंजेस आते हैं और कैसे कैसे मोरालिटी चेंज होती है, वो सारी चीजें उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर बताई। तो आज की वीडियो में हम इन्होंने जो कुछ कंसेप्ट दिए थे उनके बारे में जानेंगे और इससे अगली वीडियोस में हम उन्होंने जो स्टेजेस दी थी उनके बारे में जानेंगे। देखिए, मोरल डेवलपमेंट का आपको अर्थ पता ही है कि दूसरों के प्रति राइट बिहेवियर, राइट एटीट्यूड, क्या हमारे पास अच्छी वैल्यूज होनी चाहिए, क्या हैबिट्स होनी चाहिए, या फिर कैसे हम एक अच्छा जजमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें ही हमारी मोरल डेवलपमेंट कहलाती हैं। तो ये तो हो गया इसका अर्थ। अब जानते हैं कि जो कोलबर्ग है उनके मोरल डेवलपमेंट के ऊपर आखिर थॉट्स क्या थे। देखिए, जो कोलबर्ग हैं, इनकी थ्योरी का नाम है कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। देखिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना कुछ स्टोरीज हैं वो अलग अलग ग्रुप के बच्चों को सुनाई ताकि वो ये जान सके कि बच्चों की किस एज में क्या क्या मैच्योरिटी होती है। उन्होंने कुछ अलग अलग टाइप की स्टोरीज ली और बच्चों को अलग अलग एज ग्रुप में बांट दिया और उनके अंदर वो स्टोरीज सुनाई और उनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे, जिन क्वेश्चंस के आंसर जब बच्चों ने दिए तो उन्हीं के बेस पर उन्होंने उस मोरालिटी का डिसाइड किया कि किस बच्चे में किस एज में क्या मोरालिटी होती है। तो इन्होंने की एक बहुत ही फेमस कहानी है हिंज डिलेमा करके, शायद आपने सुनी भी होगी, तो मैं वो बता देता हूं। उसका उन्होंने वो स्टोरी बच्चों के आगे रखी और उसके बेसिस पर उससे कुछ क्वेश्चन पूछे और उन क्वेश्चंस के आंसर के बेसिस पे उन्होंने कुछ डिसाइड किया। देखिए, हिंज नाम का एक व्यक्ति था। क्या होता कि उसकी पत्नी को कैंसर हो जाता है, वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में घूमता है लेकिन उसकी दवाई उसे कहीं नहीं मिलती। फिर एक डॉक्टर उसे बताता है कि एक फार्मासिस्ट है, उसने वो दवाई बना ली है जिसकी मदद से कि आपकी पत्नी की वो बीमारी ठीक हो सकती है। तो खुश हो जाता है, वो सीधा उस फार्मासिस्ट के पास जाता है। तो फार्मासिस्ट जब उसको बताता है कि उस दवाई का प्राइस बहुत हाई था और कोलबर्ग के और हिंज के पास उतने पैसे थे नहीं। मान लीजिए कि अगर दवाई का प्राइस 100 रुपए था तो हिंज के पास सिर्फ 10 रुपए थे, यानी कि 1/10 भाग ही उस हिंज के पास उस दवाई का था। तो क्या करता है, वो रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से कुछ पैसे इकट्ठे करता है और उसे 10 या 20 रुपए, यानी मान लीजिए कि उसके पास 30 रुपए हो गए तो अभी भी उसे 70 रुपए की और जरूरत थी। तो फार्मासिस्ट को जाके कहता है कि भाई देख लो, अभी ना तुम मुझसे 30 रुपए ले लो और जो 70 रुपए वो मैं पूरी जिंदगी में आपको EMI के रूप में या कैसे ना कैसे कहीं ना कहीं से चुका दूंगा। लेकिन फार्मासिस्ट है वो माना ही नहीं, वो बोला कि 100 रुपए दो और दवाई ले जाओ। तो क्या हुआ कि अब हिंज के पास क्या और पैसों का इंतजाम हो ही नहीं पाया, वो बहुत परेशान हो गया। एक तरफ पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा था और दूसरी तरफ उसकी पत्नी की मौत उसके धीरे धीरे पास आ रही थी। तो वो क्या करता है, वो एक रात को उस फार्मासिस्ट की वो दुकान में घुस जाता है, ताला तोड़ के घुस जाता है और उसमें से वो ड्रग चोरी करके ले आता है जिससे कि उसकी पत्नी की जान बच जाती है। तो उन्होंने ये थ्योरी बच्चों के सामने रखी या ये कहानी बच्चों के सामने रखी। अब वो बच्चों से इसी कहानी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस पूछता है। सबसे पहला वो क्वेश्चन पूछता है कि क्या जो हिंज ने जो ड्रग चुराया, क्या वो एक सही चीज थी, क्या वो ड्रग उसे चुराना चाहिए था या फिर नहीं। अगर जवाब हाँ है तो फिर रीजन दो। तो उन्होंने कहा कि बच्चों को रीजन भी मांगा। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि देखो, इस स्टोरी में बताया गया कि हिंज अपनी पत्नी को प्यार करता था, लेकिन क्या होता कि अगर हिंज अपनी पत्नी को प्यार करता ही ना, अगर हिंज के मन में अपनी पत्नी के लिए कोई प्यार की भावना ही ना होती, क्या वो तब भी वो ड्रग चुराता या तब भी वो अपने रिलेटिव से पैसे मांगता, उसे इतनी फिक्र होती। फिर वो एक और क्वेश्चन पूछता है कि अगर उसकी वाइफ वहां पर ना होती, यानी कोई और व्यक्ति होता, यानी अदर पर्सन, क्या वो उसके लिए भी वही काम करता। यानी कि मान लीजिए कि कोई अदर पर्सन है या कोई रैंडम पर्सन है या फिर उसका और कोई रिलेटिव है जो उसकी वाइफ जितना क्लोज नहीं है, क्या उसके लिए भी वो इस हद तक जा सकता था। ये क्वेश्चंस पूछे।
फिर उसने पूछा दूसरे टाइप के क्वेश्चंस। उन्होंने पूछा कि क्या उनको जेल जाना चाहिए, क्या हिंज को जेल जाना चाहिए इस ये चुराने के मामले में, या फिर अगर हिंज की वाइफ मर जाती उस फार्मासिस्ट की वजह से जो उसको दवाई नहीं दे रहा था, या उस फार्मासिस्ट को जेल में जाना चाहिए। यानी कि उन्होंने ये क्वेश्चंस पूछे कि हिंज को जेल जाना चाहिए ये चुराने के लिए, या फिर अगर उसकी वाइफ मर जाती तो क्या उस शॉपकीपर को जेल में जाना चाहिए था। तो ये उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे जिसके कि बच्चों ने अलग अलग आंसर्स दिए और उन्हीं आंसर्स के बेसिस पर उन्होंने मोरालिटी को डिसाइड किया। अब देखिए अब उन्होंने क्वेश्चंस पूछने के बाद जो जो उन्होंने बातें नोटिस की वो यहां पर अब हम जानते हैं। तो इन क्वेश्चंस के आधार पर उन्होंने कुछ चीजें जानी। देखिए उन्होंने पहली बात ये जानी कि जो मोरालिटी है वो अकॉर्डिंग टू एज चेंज होती है, यानी कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है मोरालिटी बदलती रहती है। उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे थे तो उनके अलग अलग एज ग्रुप ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा कि हाँ वो ड्रग चुराना ठीक था, किसी ने उसे गलत बताया, किसी ने किसी और प्रकार का रीजन दिया। दूसरा उन्होंने ये माना कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति मोरालिटी के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच पाए। उन्होंने माना कि सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हैं जो मोरालिटी के हाईएस्ट लेवल को अचीव कर पाते हैं। जो हम आगे चलकर स्टेजेस बढ़ेंगे उनमें जो आखिरी स्टेजेस आएगी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की, तो उसमें उन्होंने माना कि काफी कम लोग पहुंच पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो बीच की स्टेजेस में ही फंस जाते हैं, अधिकतर कोई चौथी में कोई पांचवी में, अधिकतर इन्हीं स्टेजेस में फंसते हैं। तो यही उन्होंने इस थ्योरी के थ्रू जाना। और उन्होंने इसके अलावा दो कॉन्सेप्ट और दिए। उन्होंने एक यहां पर दिया मोरल डिलेमा और एक था मोरल रीजनिंग। देखिए मोरल डिलेमा, जैसा कि आपको पता है कि डिलेमा का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन के अंदर फंस जाना जिसमें कि आपको चॉइस करनी पड़े। यानी कि मान लीजिए आपके पास 2 या 3 चॉइस है, उनमें से आपको कोई एक चीज चूज करनी पड़े, जिसमें कि वो सारी सिचुएशन ही खराब है लेकिन आपको उनमें से एक चीज चूज करनी पड़े, वो मोरल डिलेमा कहलाता है। यानी कि क्या मान लीजिए कि आपको कोई सिचुएशन है उसमें से आपको जो चॉइस करनी पड़ती है वो मोरल डिलेमा होता है। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि आप एक व्यक्ति हैं, आपके फादर भी बीमार है और आपका बेटा भी बीमार है, लेकिन आप सिर्फ एक ही व्यक्ति का इलाज करा सकते हैं, आपके पास पैसे इतने ही हैं और कहीं और से पैसे अरेंज नहीं हो रहे हैं, तो आप एक ही व्यक्ति को बचा पाएंगे। तो यहां पर क्या सिचुएशन आ गई, उसे चॉइस करनी पड़ेगी अपने फादर के बीच में से और अपने बेटे के बीच में से। आप सोचिए कितना टफ डिसीजन होगा उसके लिए। जो उसके फादर हैं उन्होंने उस व्यक्ति को जन्म दिया, लेकिन जो उसका बेटा है उसको उसने खुद से जन्म दिया है। तो ये देखिए उसके सामने एक बहुत ही मुश्किल चॉइस आई। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन, एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन जिसमें व्यक्ति को कुछ चूज करना पड़े, वो मोरल डिलेमा कहलाता है। वो ये देखेगा कि उसे अपना फादर बचाना है या अपना बेटा बचाना है। वो दोनों से ही भरपूर प्यार करता है लेकिन फिर भी उसे मजबूरन एक चॉइस करनी पड़ेगी। ये है मोरल डिलेमा। जबकि मोरल रीजनिंग क्या है? मोरल रीजनिंग है किसी भी चीज को राइट या फिर रोंग ये देखना कि कौन सी चीज ठीक है और कौन सी चीज गलत है। मान लीजिए आप किसी सिचुएशन में हैं, उसमें आप कोई सोच लगाएंगे, विचार लगाएंगे, यानी कि एक थिंकिंग प्रोसेस है। जो हमारा मोरल रीजनिंग है वो एक थिंकिंग प्रोसेस है जिसके अंदर हमें राइट और रॉन्ग के बीच में चूज करना पड़ता है। हमारे सामने कोई सिचुएशन है, हम उस सिचुएशन के दोनों तीनों पहलुओं को देखेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि वो राइट है या फिर रॉन्ग है। एक टाइप से हम कह सकते हैं कि इसमें हमें जजमेंट करनी पड़ती है। अब जजमेंट जरूरी नहीं कि हमेशा ठीक और गलत के बीच में हो। कई बार क्या होता है, हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हो सकता है कि दोनों चॉइस ही गलत हो। मान लीजिए कि दोनों चॉइसेस गलत हैं, तो हमें यह भी देखना पड़ता है कि कौन सी चॉइस कम गलत है, तो हम उस चीज को चूज कर लेते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए 2 क्लासरूम हैं, एक क्लासरूम में 2 बच्चे हैं और एक क्लासरूम में 10 बच्चे हैं। उन दोनों क्लासरूम में आग लग जाती है, आपके पास सिर्फ एक फायर एक्सटिंग्विशर है और उन बच्चों को बचाने का और कोई तरीका नहीं है। सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर के थ्रू आप आग बुझाकर उन बच्चों को बचा सकते हैं। तो क्या होगा, देखिए अब सभी बच्चों की जान इंपॉर्टेंट है, एक एक जीव की जान इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन क्या वहां पर एक रैशनल या एक सही डिसीजन क्या रहेगा कि जिस क्लासरूम में ज्यादा बच्चे बैठे हैं आप जाकर उस क्लासरूम की आग बुझा दीजिए और बच्चों को बचा लीजिए। क्या इसका यह मतलब है कि जो 2 बच्चे हैं वो निर्दोष है, वो बेचारे निर्दोष बच्चे हैं, उनकी कोई गलती थी? जी नहीं। लेकिन यहां पर हमारा रैशनल डिसीजन क्या हुआ कि हम ज्यादा जानें बचा सके।
इसका क्या है कि यहां पर दोनों सिचुएशंस में चॉइस करना था हमें, और हमने दोनों का तर्क वितर्क लगाकर ये चूज किया कि कौन सी सिचुएशन ज्यादा ठीक है। तो मोरल डिलेमा क्या है, यहां पर हमारे सामने एक सिचुएशन होती है, उसमें से हम सिर्फ चॉइस करते हैं। और मोरल रीजनिंग क्या है कि हम यहां पर राइट और रॉन्ग देखते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या चीज ठीक है क्या गलत है, और फिर उसके बेसिस पर हम जजमेंट करते हैं, तब हम उस चीज का डिसीजन ले पाते हैं। मोरल डिलेमा सिचुएशन और मोरल रीजनिंग उस सिचुएशन पर जो हम डिसीजन लेते हैं वो। तो यही गोल्डबर्ग ने जो कंसेप्ट दिए थे वही हैं। अब उन्होंने आगे ये 6 स्टेजेस बताई हैं, वो 6 स्टेजेस उन्होंने 3 लेवल में डिवाइड कर रखी हैं। वो स्टेजेस हम अगली वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।